सैयद मुबश्शिर, बेहद अहम इस पूरी बेदारी मुहिम को माना जा रहा है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे, क्या कुछ अहम नुकात रहे यहाँ? अब बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर शुरू से ही जब से ये बिल आया, सदन में आया, जब से बिल की चर्चा शुरू हुई, उसके बाद जेपीसी में गया, जेपीसी के बाद कानून बना और कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया, यानी इंटरिम ऑर्डर जो आया है, उसके बाद से ही लगातार ये कह सकते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो एक तरीके से लड़ाई थी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, वो शुरू हो रही है दोबारा। आज जिस तरीके से मीटिंग रखी गई, देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो पुराने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं उनको बुलाया गया, जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट और हाई कोर्ट वगैरह में अलग अलग राज्यों में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको बुलाया गया, ताकि वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से उम्मीद पोर्टल जो स्टार्ट किया सरकार ने, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है, उनको कैसे रजिस्टर्ड किया जाए, किनके पास पेपर है वो पेपर को वो रजिस्टर्ड कैसे, क्योंकि इसमें दिक्कतों का सामना कई सारे करना पड़ रहा है। उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो उन सब चीज़ों के लिए एक वर्कशॉप का इंतखाब आज किया गया था और उसी को लेकर आज ये मीटिंग बुलाई गई थी पूरे मुल्क के। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का साफ तौर पर ऐलान है कि 3 तारीख को यानी 3 नवंबर को ऑल ओवर इंडिया बंद का आह्वान किया गया है। जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं या फिर मुस्लिम कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, उन सब से कहा गया है कि आप अपनी दुकानें और अपना कारोबार बंद रख के एहतजाज दर्ज कराएं। दूसरी तरफ 11 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ साथ जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उन सभी को की हिस्सेदारी तय की गई है और उनको बुलाया गया है। 16 नवंबर को कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन के वो सभी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी साफ तौर पर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब किसी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब ने बताया कि 2 चीज़ों पर हमको सिर्फ फौरी तौर पर राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, बाकी जो 48 अमेंडमेंट थे उन पर राहत नहीं है, उन पर सुनवाई भी नहीं है, क्योंकि 5 ही पॉइंट पर सुनवाई की गई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क भर में 3 तारीख से देखने को मिल सकता है। हिना, बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, चूँकि आप वहाँ मौजूद रहे और आपने भी इस पूरे इजलास को देखा है, आपसे ही हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे अहम ये कि तमाम जो संजीदा तबके के लोग थे, तमाम जो आला लोग थे, वो इस मीटिंग में शरीक रहे। यानी कहीं ना कहीं वक्त के लिए जो बेदारी की बात, अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं ताकि किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, उसकी जानिब ये पहला कदम है और ये बहुत ज़रूरी भी माना जा रहा है। तमाम अहम लोग मौजूद रहे। बिल्कुल हिना, देखिए कहना ज़रूर बहुत वाज़ेह है कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बिल आया, उसके बाद उसकी मुखालफत लगातार, चाहे अपोजिशन लीडर्स हो, विपक्ष में बैठे हुए जितने भी सत्ताधारी दल हैं, उन सभी ने इसका अपोज किया। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के पुराने चेयरमैन, एक्स चेयरमैन्स रहे हैं, जिनको वक्फ बोर्ड की नॉलेज है, जानकारी है, वो एडुकेट कर रहे हैं वहाँ पर लोगों को किस तरीके से आपको वक्फ प्रॉपर्टी बचानी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो एक बड़ा प्रोग्राम कह सकते हैं कि एक इब्तिदाई तौर पर, मतलब स्टार्टिंग के तौर पर अगर हम देखें तो इसको एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरी तरीके से जितनी मुस्लिम तंजीमें सबको एकजुट करने में लगा हुआ है, ताकि किसी तरीके का निशार ना पैदा हो, किसी तरीके की चीज़ें चेंज ना हो, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम माना जा सकता है। जी बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आम आदमी तक तमाम मालूमात पहुँचाने की कवायद नज़र आ रही है। और क्या कुछ ख़ास कहा यहाँ कासिम रसूल इलियास साहब ने? बिल्कुल, देखिए आम आदमी तक नॉलेज की वक्फ असल में है क्या और वक्फ कौन कर सकता है, वक्फ की क्या जायदादें कितनी हैं, वक्फ को कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बातचीत की और उसी में पूरी तरतीब से उन्होंने बताया कि आगे के क्या प्रोग्राम होंगे, मुसलमानों को किस तरीके से बेदार होना है, और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनको रजिस्टर्ड कैसे कराना है, क्योंकि सैकड़ों नहीं लाखों ऐसी प्रॉपर्टीज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जो दर्ज ही नहीं है, जिनको वक्फ बाय यूज़र के तौर पर देखा जाता है कि वो इस्तेमाल इस वजह से हो रही है, इसलिए वक्फ बाय यूज़र वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उन सब चीज़ों से बेदारी के लिए कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को बहुत अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो सैयद मुबश्शिर, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि बेहद अहम इस इजलास को माना जा रहा है, वहाँ पर कई अहम नुकात सामने लाए गए। साफ तौर पर कानूनी तौर पर इसको समझना बेहद ज़रूरी है ताकि कहीं भी कोई ढील ना रह जाए। बिल्कुल, देखिए
उम्मीद पोर्टल जब लॉन्च किया गया उसमें जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और जो पेपर वर्क उनको करने का था वो कानूनी तौर पर कितने सॉलिड होनी चाहिए ताकि वो रिजेक्ट ना हो पाए, वो बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और दूसरे जो स्टेट्स के सीनियर एडवोकेट्स हैं जिन्होंने वक्फ पे काम किया, उन सभी को बुलाया गया था। देश के अलग अलग राज्यों से तकरीबन 150 से 200 लोग वहाँ पर पहुँचे थे, इस मीटिंग में आ गए थे। यानी वक्फ को अपनी मजबूती देने के लिए ये कवायद शुरुआत की गई है मुस्लिम मसला बोर्ड की तरफ से। जी सैयद मुबशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए।